नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बंसल अनअकैडमी की इस इंपोर्टेंट क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। दोस्तों, आज एक इंपोर्टेंट टॉपिक की हम चर्चा करेंगे और उसमें हम उन सारी बातों की बात करेंगे कि भारत की परमाणु नीति क्या है, क्या होता है परमाणु अप्रसार, एनपीटी क्या है और क्या है ये संधियां जिनकी वजह से भारत हमेशा विरोध करता है इस तरह की परमाणु अप्रसार संधियों का। और कौन से वो चार इंपोर्टेंट ऐसे शस्त्र नियंत्रण करने वाले समूह हैं जिनको विश्व स्तर पर जाना जाता है, शस्त्र नियंत्रण के लिए उन्हें जाना जाता है। उन चार समूहों की हम चर्चा करेंगे जिसमें आपके एनएसजी है, ऑस्ट्रेलिया समूह है, उसके अलावा वासेनार समूह है, एमटीसीआर है। इन सभी समूहों की हम चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करें उससे पहले हमेशा की तरह एक बार नए बच्चों को मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, 7 साल का आईएएस आरएएस के विद्यार्थियों को पढ़ाने का अनुभव, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ये मेरे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है। कई स्टूडेंट्स मेरे ऑलरेडी आरएएस में सेलेक्ट हो चुके हैं, अच्छी रैंक लेकर आ चुके हैं। 7 बार मुख्य परीक्षा देने का अवसर प्राप्त हुआ, इसमें से 5 बार आईएएस की मुख्य परीक्षा और 2 बार आरएएस की मुख्य परीक्षा का अवसर सम्मिलित है। दोस्तों, अगर अनअकैडमी का आपने प्लस सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया तो जल्दी से ले लीजिए। क्या प्रोसेस है मैं बता देता हूं, बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आप लोग को डाउनलोड कर लेनी है गूगल प्ले स्टोर से, उसे इंस्टॉल कर लेंगे आप और उसके बाद में आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी, वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा गेट सब्सक्रिप्शन का और यहीं से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दोस्तों, इसके क्या फायदे हैं, यहां पर मिलती है आपको डेली लाइव क्लासेस, अर्थात ये लाइव होती हैं क्लासेस जहां पर आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं क्लास के बीच में। फिर आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलते हैं यहाँ पर, अर्थात एमसीक्यू की प्रैक्टिस और साथ में मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जाती है। पूरा की पूरा सिलेबस के आधार पर आपका सिलेबस कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है। ये स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है इस प्रकार से, और अनलिमिटेड एक्सेस, बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ पर आपको निःशुल्क मिलते हैं। और देखिए, कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है आरएएस के विद्यार्थियों के लिए, ये 12 महीने का या 24 महीने का कोर्स सबसे बेहतर होता है। और 12 महीने का कोर्स, क्योंकि 1 साल का कोर्स आपको जरूरी होता है, 1 साल की प्रिपरेशन टाइम लग जाता है दोस्तों आरएएस की तैयारी में, तो 12 महीने या 24 महीने का कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए। 12 महीने 7,000 रुपए इसकी फीस है। और अगर आप ये नीचे बंसल 10 कोड आपको दिख रहा है, बंसल 10 कोड, ये इंपॉर्टेंट कोड है आपके लिए, इसको आप याद रख लें। बंसल 10 कोड का आप इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ में आप मेरी गाइडेंस में भी पढ़ पाते हैं। यहां पर मेरी आप ऐप से कनेक्ट हो जाते हैं और कोई भी आपको डाउट्स होते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। वो दोस्तों, 24 महीने का जो कोर्स है उसकी फीस 8,400 रुपए है। और सेम इसी तरह से जब आप बंसल 10 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो ये फीस कम होकर आपकी 10% यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है और आपको ये फीस पड़ती है 7,560 रुपए। और साथ में दूसरा बेनिफिट हमेशा यहाँ पर साथ रहेगा, आप मेरे साथ पढ़ पाएंगे, तैयारी कर पाएंगे, मेरी गाइडेंस में पढ़ पाएंगे। दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये है क्या अलग अलग शब्द। निरस्त्रीकरण क्या होता है दोस्तों, निरस्त्रीकरण को हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में हम समझेंगे परमाणु निरस्त्रीकरण क्या होता है। फिर हम परमाणु अप्रसार संधि जो एनपीटी है उसके बारे में बात करेंगे, सीटीबीटी के बारे में बात करेंगे, अर्थात व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की। फिर भारत की परमाणु नीति क्या है, भारत किस प्रकार से देखता है अपनी परमाणु को, परमाणु अपने भारत के पास, आपको पता है भारत परमाणु संपन्न देश है, उसके पास नाभिकीय हथियार हैं, परमाणु हथियार हैं और बढ़िया बढ़िया बड़ी रेंज के हथियार हैं भारत के पास में। तो भारत उनको कैसे चलाएगा, किस प्रकार की भारत की नीति है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम दोस्तों आएंगे शस्त्र निर्यात नियंत्रक समूह पर, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समूह बने हुए हैं, 4 प्रमुख समूह हैं दोस्तों। और ये वो 4 समूह हैं जिसमें एक पहला है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, दूसरा है वासेनार व्यवस्था, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया समूह और चौथा है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। ये क्या है और भारत का इनसे कैसा संबंध है, क्या भारत भी इनमें शामिल है, और अगर नहीं है तो क्यों शामिल नहीं है, अगर हो जाएगा तो क्या इसको भारत को फायदा मिलेगा, और जिनमें हो गया है वहां पर भारत को क्या फायदा मिल रहा है। इन सारे मुद्दों की हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। और ये इसमें से हर टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो आप स्किप कर सकते हैं, हर टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं निरस्त्रीकरण से। निरस्त्रीकरण का आशय क्या होता है। देखिए दोस्तों, निरस्त्रीकरण का मतलब होता है हथियारों को कम करना या हथियारों को सीमित करना या उनको समाप्त करना, अर्थात जितने भी तरह के हथियार हैं। देखिए, यहां पर निरस्त्रीकरण एक सभी तरह के हथियारों की बात कर रहा है। निरस्त्रीकरण एक 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 सामान्य शब्द है जो हर प्रकार के हथियारों को कम करने, सीमित करने या खत्म करने की बात करता है, निरस्त करने की बात करता है, और इसीलिए बना निरस्त्रीकरण। हथियारों में देखिए जैव हथियार हो सकते हैं, अर्थात किसी वायरस के माध्यम से अटैक करवाया जा सकता है, जैसे कोरोना एक आप समझ सकते हैं वायरस है और उसके माध्यम से अटैक करवाने एक जैव हथियार हो सकता है। तो हर प्रकार का हथियार, रासायनिक हथियार हो सकता है, कोई केमिकल इस प्रकार के हो सकते हैं, रसायन ऐसे हो सकते हैं जो, जैसे कि एक सेरीन गैस है दोस्तों जिसका प्रयोग सीरिया ने किया था और कई बार इसका प्रयोग देखने को मिला, कुर्दों पर भी देखने को मिला। और तो इस तरह से
ये एक हथियार ऐसे हैं जो रासायनिक हथियार इनका प्रयोग हो सकता है। परमाणु हथियारों से आप भली भांति परिचित हैं, जो कि परमाणु बम जो आप होते हैं, जिसका एक शिकार हुआ था जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, तो ये भी परमाणु हथियार है। और भी अनेकों प्रकार के हथियार हो सकते हैं, और हर प्रकार के हथियारों का समूल नाश करना, उन्हें कम करने की जो कोशिश है, इसे कहा जाता है निरस्त्रीकरण। दोस्तों, यह आमतौर पर किसी भी देश के सैन्य या विशिष्ट प्रकार के हथियारों को संदर्भित करता है, और सामूहिक विनाश के हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने बताया, परमाणु हथियार भी इसमें से शामिल हैं। दोस्तों, आज की जो क्लास है, इसमें हम परमाणु निरस्त्रीकरण की बात करने जा रहे हैं। परमाणु निरस्त्रीकरण, और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो बड़े प्रयास इस क्षेत्र में हुए हैं परमाणु निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में, वो है परमाणु अप्रसार संधि अर्थात एनपीटी, और दूसरा है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि अर्थात सीटीबीटी। दोस्तों, सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, और साथ में है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, अर्थात ये दो ऐसी संधियां हैं जो पूरे विश्व में परमाणु के निरस्त्रीकरण हेतु प्रतिबद्ध हैं। पूरे विश्व में परमाणु निरस्त्रीकरण का प्रयास करती हैं। परमाणु निरस्त्रीकरण का शब्द का मतलब हम पहले समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं ये दो संधियां कौन सी हैं और भारत का इनसे किस प्रकार से संबंध है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु अप्रसार संधि की। परमाणु अप्रसार संधि, देखिए, ये कहती है परमाणु का अप्रसार हो, अर्थात इन नाभिकीय हथियारों का, परमाणु हथियारों का प्रसार ना हो। दोस्तों, ये एक संधि जो 1970 में हुई, 1970 में इसे लाया गया अंतरराष्ट्रीय संधि के रूप में, और इसका उद्देश्य है इन परमाणु हथियारों और साथ में जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जो प्रौद्योगिकी लग रही है, जो टेक्नोलॉजी लग रही है, उस टेक्नोलॉजी के भी प्रसार को रोकना। अर्थात देखिए, आपको सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान के कुछ वैज्ञानिक जिनको ये टेक्नोलॉजी हासिल थी, और वहां से ये कुछ आतंकवादी संगठनों को जाने लगी टेक्नोलॉजी। तो ये दोस्तों, ये है उस ये परमाणु हथियार बनाने की जो प्रौद्योगिकी है, उसको भी रोकने की बात करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ परमाणु बम बनाकर दे दिया किसी दूसरे को, उसका ये रोक रहा है एनपीटी, उसको रोकने की बात कर रहा है। नहीं, एनपीटी ये परमाणु बम कैसे बनाना है, उसकी जो तरीके हैं, उसको भी रोकने की कोशिश करता है। इस संधि के अंदर वो भी शामिल है, अर्थात परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना और परमाणु हथियार बनाने की जो प्रौद्योगिकी है, उसके प्रसार को भी रोकना, ये कहता है परमाणु अप्रसार संधि। देखिए, तीन स्तंभ हैं, तीन पिलर हैं इस संधि के, परमाणु अप्रसार संधि के। एक है पहला अप्रसार, दूसरा है निरस्त्रीकरण, और तीसरा है दोस्तों परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। देखिए, हमने कहा कि जो एनपीटी है वो कह रहा है कि परमाणु हथियारों या परमाणु हथियार बनाने वाली जो प्रौद्योगिकी हैं, उनके प्रसार को रोकना है। लेकिन दोस्तों, ये कहीं से भी ये नहीं कह रहा कि परमाणु ऊर्जा आप नहीं बनाएं। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा को तो ये प्रमोट करता है, अर्थात कभी भी आपको भ्रमित नहीं होना है कि परमाणु अप्रसार संधि परमाणु ऊर्जा बनाने को रोकती है। दोस्तों, एक यूरेनियम जो ईंधन है, ये यूरेनियम से आप परमाणु ऊर्जा भी बना लेंगे, और इस यूरेनियम के प्रयोग करके आप इस यूरेनियम से आप हथियार भी बना लेंगे, अर्थात परमाणु हथियार भी आप बना लेंगे। अर्थात देखिए, अगर इसका सही प्रकार से इस्तेमाल होगा तो परमाणु ऊर्जा आप बनाओगे, लेकिन आप इसका दुरुपयोग करोगे तो आप इससे हथियार बना लोगे। अर्थात यूरेनियम एक लिमिट लेवल तक आप संवर्धन जब यूरेनियम का करते हैं, तो वो परमाणु ऊर्जा के लिए अच्छा होता है, और परमाणु ऊर्जा को पूरे विश्व में स्वच्छ ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, अच्छी ऊर्जा का रूप माना जाता है परमाणु ऊर्जा को। दोस्तों, लेकिन यही यूरेनियम का अगर अधिक संवर्धन कर दिया जाता है, तो उससे वो परमाणु बम बन जाते हैं, जो विनाशकारी होते हैं, विध्वंसक होते हैं, और पूरी सृष्टि का नाश करने के लिए बने होते हैं। दोस्तों, इसीलिए ये क्या कह रहा है परमाणु अप्रसार संधि, ये कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा का तो प्रसार हो, लेकिन परमाणु हथियारों का और परमाणु हथियार बनाने वाली प्रौद्योगिकी का अप्रसार हो। अर्थात देखिए, अप्रसार में हम क्या करें, परमाणु हथियारों का और प्रौद्योगिकी का अप्रसार हो, और परमाणु हथियारों के अप्रसार के लिए या परमाणु हथियार बनाने की प्रौद्योगिकी के अप्रसार के लिए ये कहता है कि ये एक देश से दूसरे देश में नहीं फैलना चाहिए। अर्थात किसी एक देश ने अगर परमाणु हथियार बना लिए हैं और उसकी प्रौद्योगिकी उसके पास है, उसकी टेक्नोलॉजी उसके पास है, तो वहां से वो दूसरे देश में नहीं जानी चाहिए। तो ये है पहला स्तंभ, अप्रसार, अर्थात एक देश से दूसरे देश में परमाणु हथियारों या प्रौद्योगिकी का अप्रसार हो। ये पहला पॉइंट है, इसका पहला स्तंभ है। दूसरा स्तंभ इसका कहता है कि निरस्त्रीकरण हो, अर्थात निरस्त्रीकरण का मतलब हमने समझा था कि जो परमाणु, इस संधि के मुताबिक हम समझ रहे हैं परमाणु हथियारों से संबंधित संधि है, तो यहां पर निरस्त्रीकरण किस बारे में बात हो रही है, परमाणु निरस्त्रीकरण, अर्थात जो परमाणु हथियार अभी तक बने हुए हैं, जो विश्व में अलग अलग देशों के पास परमाणु हथियार अभी हैं,
उनको खत्म किया जाए, उनको सीमित किया जाए, इस प्रकार का काम हो, अर्थात उनके निरस्त्रीकरण, उनको निरस्त करने के बारे में सोचा जाए। लेकिन दोस्तों यहां पर एनपीटी कहता है कि इसके लिए वार्ताएं हो, अर्थात जो देशों के पास ये नाभिकीय हथियार हैं, अभी परमाणु हथियार हैं, परमाणु प्रौद्योगिकी है, उन देशों के मध्य वार्ताएं हो और निरस्त्रीकरण के प्रयास हो। ये बात क्लियर हो गई। और तीसरा इसका स्तंभ है दोस्तों परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग, अर्थात परमाणु ऊर्जा का उत्पादन बढ़े, ऐसी ये कामना करता है। अर्थात परमाणु, सबसे पहले क्या हुआ, परमाणु के हथियारों का और परमाणु की प्रौद्योगिकी का, परमाणु हथियार बनाने की प्रौद्योगिकी का रोक लगे, उसका अप्रसार हो, एक देश से दूसरे देश में ये नहीं फैले। दूसरी बात निरस्त्रीकरण, अर्थात जो परमाणु हथियार बने हुए हैं अभी पहले से, उनको भी नष्ट कर दिया जाए, जिन देशों के पास पहले से हैं हथियार उन्हें भी नष्ट करा जाए और इस संबंध में वार्ता हो। और तीसरी बात परमाणु ऊर्जा बनाने के प्रयास हो, उस पर अधिक से अधिक सभी देश मिलकर प्रयास करें और परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाए। ये तीन इसके स्तंभ है और इन्हें जाना जाता है एनपीटी को, है ना। अब देखिए लेकिन भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, भारत के साथ साथ ना पाकिस्तान ने किए हैं, भारत के साथ साथ इजराइल ने भी नहीं किए हैं और दक्षिण सूडान ने भी नहीं किए हैं, और उत्तरी कोरिया ने अब नाम भी वापस ले लिया, पहले उसने कर दिए लेकिन अब उसने नाम वापस ले लिया। अर्थात ये वो राष्ट्र हैं जिन्होंने इस एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। दोस्तों क्या वजह हो सकती है, भारत जैसा शांति प्रिय देश वो भी चाहेगा कि परमाणु का अप्रसार हो और ये नहीं फैलने चाहिए, बहुत खतरा है पूरे विश्व के लिए, वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं, गांधी जी सिद्धांतों का, हिंसात्मक सिद्धांतों को हम पालन करते हैं, लेकिन फिर भी भारत ने इस परमाणु अप्रसार संधि पर साइन नहीं किए। हमने बताया अप्रसार के लिए प्रतिबद्ध है, निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध है, परमाणु ऊर्जा के लिए के उत्पादन के लिए भी प्रतिबद्ध है कि आप परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। फिर क्या वजह है, देखिए भारत कहता है कि हमने इन तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जिन वजह से हमने इस पर साइन नहीं किए। सबसे पहली बात है ये संधि भेदभावपूर्ण है, ये सबसे बड़ी वजह है, सिर्फ पहली ही नहीं सबसे बड़ी वजह है। भारत कहता है कि ये संधि भेदभावपूर्ण है। अब आपको कहां पर यहां पर भेद लगा, हमने कहा कि अप्रसार की बात करता है, निरस्त्रीकरण की बात करता है और परमाणु ऊर्जा के शांति प्रयोग की बात करता है, तो फिर भारत ऐसा क्यों कह रहा है कि यहां पर भेदभाव हुआ। देखिए भारत का तर्क है कि यहां पर भेदभाव हो रहा है क्योंकि आप अप्रसार में तो कह रहे हैं कि यहां पर अप्रसार हो, लेकिन आप निरस्त्रीकरण की बात नहीं कर रहे हैं। अर्थात जो बड़े राष्ट्र हैं जिनके पास सबसे ज्यादा नाभिकीय हथियार हैं, उनके आप निरस्त्रीकरण के लिए वार्ता ही कर रहे हैं। आप सीधे सीधे यूं क्यों नहीं कह देते कि इनके जो हथियार हैं उनको खत्म किया जाए। वार्ताओं का क्या मतलब है, वार्ता तो करते रहो और ये देश कभी राजी नहीं होंगे क्योंकि ये महाशक्ति बने रहना चाहते हैं। और परमाणु हथियारों की दौड़ इसलिए हुई थी महाशक्ति बनने के लिए। शीत युद्ध के समय में परमाणु हथियार इन्होंने संकेंद्रित कर लिए थे। यहां पर सिर्फ वार्ताएं लागू करने का क्या मतलब है। और देखिए अर्थात जिस देश ने बना लिए वो देश इन हथियारों के साथ रहेगा और जिस देश ने नहीं बनाया आप उससे पीछे छोड़ देना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये दो भागों में इस पूरे विश्व को बांट देना चाहता है। ये संधि के माध्यम से पूरे विश्व को दो भागों में बांट देना चाहते हैं। एक तरफ ऐसे राष्ट्र होंगे जो कहलाएंगे परमाणु हैं, अर्थात जिनके पास परमाणु हथियार हैं, और दूसरी तरफ ऐसे राष्ट्र रह जाएंगे जो परमाणु नहीं हैं, अर्थात इनके पास ना तो अभी हथियार हैं और आपने यहां पर कर दिया अप्रसार को बाध्यता कर दी कि एक देश से दूसरे देश में नहीं आए तो ये कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना पाएंगे, अर्थात परमाणु नहीं है। इस प्रकार से आपने दो ग्रुपों में पूरे विश्व को बांट दिया और आप जिसके पास परमाणु हैं उसमें भी सिर्फ वार्ताओं के लिए कह रहे हैं कि निरस्त्रीकरण करने का प्रयास हो। क्यों ऐसा कह रहे हैं, आप इनका निरस्त्रीकरण पूरी तरह से करवा दीजिए कि जो अमेरिका के पास और रूस के पास बड़े पैमाने पर हथियार बने हुए हैं उनका वो पूरी तरह से खत्म कर दें उन हथियारों को, और फिर भारत भी इस पर साइन कर लेगा, अर्थात फिर ये भेदभाव नहीं रहेगी। पूरे विश्व का एक कंप्लीट एक भारत कहता है निरस्त्रीकरण करो और तभी यह संधि सही होगी। वर्तमान जो इसका प्रावधान है उस वर्तमान स्वरूप में ये संधि भेदभावपूर्ण है। और देखिए भारत कह रहा है कि इसमें देखिए आपने चीन से भारत की एक लंबित सीमा विवाद है और चीन के पास में बड़े पैमाने पर ये नाभिकीय हथियार हैं और आप भारत से अपेक्षा कर रहे हैं कि भारत इस पर साइन करे और उसके बाद में परमाणु बम नहीं बनाए, परमाणु अप्रसार करे। और जिन्होंने पहले से बना लिए उनका क्या, और चीन ने बड़े पैमाने पर बना के रख ली उनका क्या, और भारत का लंबा विवाद है। और हाल में आपको देखने को भी मिला गलवान घाटी में क्लैशेस हुए एलएसी की तरफ, और ये क्या है, ये दिखा रहे हैं कि एक लंबे सीमा विवाद है और ऐसे में भारत को रखना जरूरी है क्योंकि पड़ोसी के पास है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और फिर दूसरा एक ये भी तर्क है कि पाकिस्तान के पास भी नाभिकीय हथियार है और उसने भी अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए,
तो एक भारत के लिए एक समस्या है और भारत कहता है कि सबसे बड़ा कारण तो इसका ये है, हम कर देंगे हस्ताक्षर, लेकिन जो ये भेदभावपूर्ण यहाँ पर बना हुआ है उस भेदभाव को खत्म किया जाए। और भारत ये भी कहता है कि भारत जो नाभिकीय हथियार बना रहा है, वो जो नाभिकीय परमाणु हथियार भारत के पास हैं, वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हैं। शांतिपूर्ण उद्देश्य इस तरह से दोस्तों कि आपके पास नाभिकीय हथियार हैं और हमारे पास भी हथियार हैं, और जब दोनों के पास होंगे तो आपको भी डर रहेगा और हमें भी डर रहेगा, और जब दोनों को डर रहेगा तो दोनों ही नहीं चलाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक संतुलन बना रहेगा और शांति स्थापित रहेगी। ये भारत का तर्क रहता है इस हथियारों के संदर्भ में, परमाणु हथियारों के संदर्भ में और एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करने के संदर्भ में। तो दोस्तों ये ध्यान आपको रहना चाहिए कि भारत ने परमाणु हस्ताक्षर, इस परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, और वजह यह है कि भारत इस संधि का विरोध करता है। भारत कहता है कि एक भेदभावपूर्ण संधि है और भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु हथियार बनाना चाहता है। ये भारत का इसमें दृष्टिकोण है। अब दूसरी संधि के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ये एक दूसरी संधि है और इसे सीटीबीटी के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरी तरह से बैन करती है परमाणु परीक्षण को। देखिए वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर जिनके पास थे वहां पर रखे रह गए थे, उनका निरस्त्रीकरण नहीं हुआ। ये किसी भी प्रकार के परमाणु परीक्षण को प्रतिबंध करती है, अर्थात परमाणु परीक्षण ही नहीं होगा, अर्थात परीक्षण ही नहीं होगा तो बम तो बनेंगे ही नहीं। ये इस प्रकार की संधि है। यह किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो नागरिक उद्देश्य के लिए हो चाहे सैन्य उद्देश्य के लिए हो, हर परिस्थिति में सभी परमाणु विस्फोटों को प्रतिबंधित करती है। इसीलिए इसे पूर्ण परीक्षण प्रतिबंध संधि के रूप में भी जाना जाता है। पूर्ण परीक्षण संधि, ये देखिए 1996 में ये आई व्यापक परमाणु परीक्षण संधि सीटीबीटी, लेकिन कई महत्वपूर्ण राष्ट्रों ने इसको अनुमोदित नहीं किया और इसी कारण से ये लागू नहीं हो सकी। अर्थात इसका प्रावधान विराजमान है लेकिन अभी तक भी ये लागू नहीं हो पाई। 1996 में इसे लाया गया। देखिए 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रों ने इस पर साइन नहीं किए। देखिए चीन ने हस्ताक्षर नहीं किए, मिस्र ने नहीं किए, भारत ने नहीं किए, तो यहां पर भी भारत ने नहीं किए, ध्यान रखना। ईरान ने नहीं किए, इजराइल ने नहीं किए, उत्तरी कोरिया ने नहीं किए, पाकिस्तान ने नहीं किए, और सबसे बड़ा राष्ट्र अमेरिका, उसी ने नहीं किए। तो ये राष्ट्र हैं दोस्तों, 8 मुख्य राष्ट्र जिन्होंने इस पर पुष्टि नहीं की और इसी कारण से ये संधि अभी तक अस्तित्व में नहीं आई, और भारत भी उनमें से एक राष्ट्र है जो इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया जिसने। चलिए हम अब बात करते हैं दोस्तों, भारत की परमाणु नीति को समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की परमाणु नीति क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं और क्या सिद्धांत है जिस पर भारत की परमाणु नीति टिकी हुई है, और कब यह भारत की परमाणु नीति आई। दोस्तों 2003 में ये भारत की परमाणु नीति आई। देखिए 1999 में भारत का युद्ध हुआ था पाकिस्तान से। 1999 में भारत का युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, और वो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था जिसे हम जानते हैं कारगिल युद्ध के बारे में। हालांकि भारत और पाकिस्तान संबंधों की क्लास में हमने इस युद्ध के बारे में आपको बताया था, किस तरह से युद्ध लड़ा गया था, क्या हुआ था इस युद्ध के दौरान। तो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में भारत और पाकिस्तान का। देखिए ये युद्ध ऐसे समय पर हुआ था दोस्तों जिस समय भारत और पाकिस्तान दोनों के पास नाभिकीय हथियार हुआ करते थे। अर्थात 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही नाभिकीय परीक्षण किए थे। भारत ने 5 विस्फोट किए थे और जवाब में पाकिस्तान के द्वारा 6 परमाणु विस्फोट किए गए थे। उसने भी दिखा दिया कि हम भी कम नहीं है ना। तो यहां पर 1998 में परमाणु विस्फोट हुए, अर्थात परमाणु परीक्षण के माध्यम से क्लियर हो गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार है और परमाणु हथियार की बनाने की क्षमता भी विद्यमान है दोनों ही देशों के पास। और वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। देखिए दोस्तों 1998 में ये हुआ, भारत में और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण कर लिए। 1999 में युद्ध भी हो गया, एक ऐसा युद्ध जिस समय नाभिकीय युद्ध की भी संभावना बन जाती है क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार हैं और ये दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है। तो एक डर भारत के सामने था और इसीलिए भारत ने 2003 में अपनी नीति में बदलाव किया और भारत एक परमाणु की नीति लेकर आया और इसे कहा गया भारत की परमाणु नीति। अर्थात इस युद्ध की में भूमिका छुपी हुई है भारत की इस नई परमाणु नीति की। इसमें यहाँ पर इस परिप्रेक्ष्य में कारगिल युद्ध जो हुआ जिस संभावनाओं के बीच में, उसी के बाद में भारत की नीति आई है 2003 में, जिसे भारत ने कहा भारत की हमारी ये परमाणु नीति है। दोस्तों भारत कहता है कि हमारी परमाणु नीति का जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है या सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो है अवरोध। ये अवरोध हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट है और भारत कहता है कि डेटरेंस, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डेटरेंस, और ये डेटरेंस ही है जिस वजह से हम परमाणु हथियार विकसित करते हैं। मैंने आपको बताया था
कि भारत कहता है कि हमारा जो परमाणु हथियार कार्यक्रम है वो पूरी पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। डेटरेंस अवरोध का मतलब होता है दोस्तों कि दूसरे को रोक कर रखना। देखिए हमने आपको बताया कि अगर भारत के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे तो ऐसा देश जिसके पास परमाणु हथियार है वो धमकी देता रहेगा भारत को कि देख हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। तो एक एक भारत को हमेशा एक परेशानी रहेगी। एक शक्तिशाली राष्ट्र जो हर प्रकार से सक्षम है, महाशक्ति बनने जा रहा है और उसको बार बार धमकियां मिलती रहेंगी और खासकर पाकिस्तान के साथ मिलती, पाकिस्तान से मिले तो बहुत ही एक अजीब सी स्थिति है भारत के लिए। तो दोस्तों भारत कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि इस प्रकार से हो। तो भारत कहता है ये अवरोध की तरह है। आपको पता रहेगा कि हमारे पास भी, भारत के पास भी परमाणु हथियार है, तो आप रुके रहेंगे, आप कभी भी नाभिकीय परमाणु, ये जो परमाणु हथियार है इनसे हमला करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम पूरी विश्व शांति की कोशिश कर रहे हैं और इस अवरोध के कारण ही, इस डेटरेंस की तरह से हमने ये परमाणु हथियार विकसित किए हैं। हम इनको चलाने के लिए यूज नहीं ले रहे और चलाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको डराने के लिए, आपको रोक के रखने के लिए है, अवरोध की तरह है, ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं आपको। बस सिर्फ ये हमारा उद्देश्य है इस परमाणु नीति का और हमारे परमाणु हथियार बनाने का। दोस्तों ये भारत कहता है। और भारत देखिए ये कहता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने चला दी और हम रुक जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हम आगे से नहीं चलाएंगे। अर्थात हमने कुछ सिद्धांत बनाए दोस्तों और उन्होंने कहा भारत की इस परमाणु नीति के सिद्धांत, जो कि 2003 में ये नीति बनी। तो दोस्तों देखिए हमारा सबसे इसका बनाने का उद्देश्य क्या है, हमने इन परमाणु हथियारों को बनाया अवरोध के लिए। डेटरेंस शब्द आपको नहीं बोलना है, अवरोध। और इसको हम कैसे कैसे देखिए आगे बढ़ाएंगे। हम कहते हैं कि हमारा पहला सिद्धांत है परमाणु परीक्षण पर स्वैच्छिक स्थगन। अर्थात परमाणु परीक्षण पर स्वैच्छिक स्थगन होगा, वॉलंटरी मॉरेटोरियम ऑन न्यूक्लियर टेस्टिंग। अर्थात हम खुद से कह रहे हैं, हम स्वैच्छिक रूप से आपसे कह रहे हैं कि हम परमाणु परीक्षण अब नहीं करेंगे। अर्थात देखिए हमने 1998 में कर लिया, अब हमें जरूरत नहीं है, अब हम नहीं करेंगे और परमाणु परीक्षण, ये हम खुद से आपसे घोषणा करके कह रहे हैं हमने। और ये घोषणा हम तब कर रहे हैं जब हमने एनपीटी और सीटीबीटी, जो हमने अभी 2 संधियां देखी, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उसके बाद भी हम आपको स्वैच्छिक रूप से कह देते हैं कि हम अब नहीं करेंगे परमाणु परीक्षण। वॉल्यूंटरी अर्थात स्वैच्छिक रूप से घोषणा है, एक स्थगन घोषणा है कि हम न्यूक्लियर टेस्टिंग अर्थात परमाणु परीक्षण अब नहीं करेंगे। ये हमारा पहला सिद्धांत कहता है दोस्तों। दूसरा कहता है पहले उपयोग नहीं, अर्थात नो फर्स्ट यूज। अर्थात हम जिस देश के पास परमाणु हथियार हैं उसके खिलाफ पहले इस हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात भारत और पाकिस्तान की अगर लड़ाई हो रही है तो हम पाकिस्तान के ऊपर नाभिकीय हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। लेकिन अगर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर नाभिकीय हथियारों के साथ अटैक कर दिया तो हम जवाबी कार्यवाही में नाभिकीय हथियारों से अटैक करेंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि नो फर्स्ट यूज, शुरुआत हम नहीं करेंगे लेकिन हम खत्म जरूर कर देंगे। हम ये कह रहे हैं इस परमाणु नीति के माध्यम से। नो फर्स्ट यूज का मतलब हुआ दोस्तों हम शुरुआत नहीं करेंगे। और यहां पर देखिए एक बात और क्लियर है कि नो फर्स्ट यूज का इनडायरेक्ट मतलब एक ये भी आ रहा है कि परमाणु हथियार वाले देशों के खिलाफ ही हम प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे, क्योंकि हमने क्या कहा, नो फर्स्ट यूज, पहले उपयोग नहीं। अर्थात पहले हमारे ऊपर परमाणु हथियार से अटैक होगा तभी हम करेंगे। और परमाणु हथियार से अटैक कौन कर सकता है? जिसके पास परमाणु हथियार है। अर्थात एक ऐसा देश जिसके पास परमाणु हथियार है ही नहीं वो हमारे ऊपर अटैक करेगा नहीं। और हमारी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी क्या कहती है, अगर हमारे ऊपर अटैक नहीं हुआ तो हम अटैक नहीं करेंगे परमाणु हथियारों से। तो इसलिए इसका मतलब हुआ जिस देश के पास परमाणु हथियार हैं उसी के लिए ये प्रोविजन काम करता है, पहले उपयोग नहीं। अर्थात परमाणु हथियार वाले देश के खिलाफ ही प्रयोग होगा। ये इसका एक अप्रत्यक्ष मतलब निकल गया। और साथ में इसका मतलब ये भी निकला कि हम उस देश पर पहले अटैक नहीं करेंगे, लेकिन वहां से अटैक हुआ तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और फिर इस अटैक को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ठीक है। देखिए तीसरा प्रोविजन क्या कहता है, कोई उपयोग नहीं। अर्थात नो यूज, अर्थात जिस देश के पास परमाणु हथियार नहीं है उस देश के खिलाफ हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करेंगे ही नहीं। नो फर्स्ट यूज नहीं, अब हम नो यूज अर्थात पहले ही नहीं, हम कभी भी नहीं करेंगे। देखिए ये पहले इसी पॉइंट से निकल कर आया है। ये जो तीसरा पॉइंट है इसी से निकल कर आया है। इनडायरेक्टली मैंने आपको मतलब समझा दिया कि जिस देश के पास परमाणु हथियार है ही नहीं उसके खिलाफ हम प्रयोग करेंगे नहीं। और यही हमारा नो फर्स्ट यूज भी कर रहा है, क्योंकि वो देश हमारे ऊपर अटैक कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार है ही नहीं। और उसके पास परमाणु हथियार है नहीं है, उसने अटैक नहीं किया तो हम भी क्यों करेंगे। ये बात आ रही है नो यूज की या कोई उपयोग नहीं। तीसरा जो हमारा है वो कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये कहता है न्यूनतम विश्वसनीय अवरोध, अर्थात मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस। हमने बात बताई कि हमारा परमाणु जो नीति है वो क्या कह रही है, किस सिद्धांत किस उद्देश्य पर टिकी हुई है, अवरोध के उद्देश्य पर। हमने क्या कहा कि हम अवरोध करने के लिए परमाणु हथियार बना रहे हैं।
हमारा तरीका क्या है परमाणु हथियार बनाने का, कि हम इसको अवरोध की तरह बनाना चाहते हैं, कि अर्थात आपको डर रहे कि हमारे पास भी परमाणु हथियार है और आप हमारे ऊपर इसलिए अटैक नहीं करें, इसलिए हम बना रहे हैं एक अवरोध की तरह। तो हम कहते हैं कि हम मिनिमम क्वांटिटी हमारी है, मिनिमम इतने हथियार हम बनाएंगे और इस क्षेत्र में बनाएंगे और इस तरह से बनाएंगे, ये हमारा है मिनिमम परमाणु हथियार, न्यूनतम हथियार बनाने का तरीका। और इसी को हम कह रहे हैं न्यूनतम अवरोध, जो कि एक विश्वसनीय अवरोध है। देखिए हमने अगर एक हथियार बना लिया और आपके पास अगर 100 हथियार हैं, तो आप तो हमें एक अटैक करेंगे और हमारा एक हथियार चला और उसके बाद में खत्म, आप तो हमें अटैक कर खत्म कर देंगे। तो हम कह रहे हैं कि एक मिनिमम हमारा एक रहेगा हथियारों का जखीरा, और वो हमारा प्रॉपर तरीके से अवरोध का काम करेगा, आपको रोक कर रखेगा। तो अब क्या कहता है भारत की न्यूनतम विश्वसनीय अवरोध में क्या है, देखिए पर्याप्त संख्या में परमाणु हथियार हम बनाएंगे, अर्थात एक न्यूनतम एक संख्या ऐसी रहेगी कि इतने तो हम बनाएंगे परमाणु हथियार। दूसरा, भारत कहता है कि इन परमाणु हथियारों को तीनों जगह से लॉन्च करने की क्षमता का विकास करेंगे, अर्थात जमीन से, वायु से और जल से, अर्थात पनडुब्बी के माध्यम से हम इनको लॉन्च कर सकें, इनको फायर कर सकें, इनको भेज सकें आप तक युद्ध वाले समय में। इस प्रकार की क्षमता का हमें विकास करना है, ये भी हमारे न्यूनतम विश्वसनीय अवरोध का हिस्सा है। अर्थात एक पर्याप्त संख्या में हथियार, हमें परमाणु हथियार बनाने हैं और साथ में इन परमाणु हथियारों को लॉन्च करने की क्षमता का भी हमें विकास करना है, और वो लॉन्च हमें स्थल से भी करना है, वायु से भी करना है और पनडुब्बी से भी करना है। इस प्रकार हम कहते हैं कि तीनों ही तरह से हम इस लॉन्च करने की क्षमता का विकास करेंगे। और दोस्तों इस प्रकार की क्षमता को कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायो या परमाणु त्रय, अर्थात तीनों ही प्रकार से, तीनों ही जगह से आप परमाणु हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स को अटैक कर पा रहे हैं, उनसे हमला कर पा रहे हैं, इसे कहते हैं परमाणु त्रय। और हाल में आपने देखा कि हमने आईएनएस अरिहंत जो पनडुब्बी है वो हमने लॉन्च कर दी है, स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी हमारी आईएनएस अरिहंत, और उसके लॉन्च करने के बाद ही भारत ने इस परमाणु त्रय को पूरा कर लिया है दोस्तों। और भारत अब पर्याप्त संख्या में परमाणु हथियार रखता है, और साथ में ही भारत की खुद की स्वदेशी आधारित तकनीकों पर विकसित परमाणु त्रय की क्षमता का विकास हो गया, अर्थात अब भारत खुद के ही तरीके भारत ने बना लिए हैं, जिससे भारत स्थल से, वायु से और पनडुब्बी अर्थात जल से परमाणु हथियारों से हमला कर सके, कहीं से भी वो लॉन्च करने की क्षमता रखता है। और इसीलिए भारत उन शक्तिशाली राष्ट्र, 4 ही ऐसे राष्ट्र हैं जिनमें वो शामिल हो गया परमाणु त्रय रखने वाले। चलिए इसकी बाद हम एक बात ये भी कहते हैं कि इस मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस में, अर्थात न्यूनतम विश्वसनीय अवरोध में, एक सुविधाजनक प्लेटफॉर्म जैसे कि कनस्तर से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता का विकास भी इसमें शामिल भारत करता है। अर्थात देखिए क्या होता है ये कनस्तर, आपने कभी स्क्रीन पर कभी पुरानी मूवीज में या फिर पुरानी जैसे गणतंत्र दिवस समारोह पर कई बार पुरानी चीजों का टेलीकास्ट होता है, और जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज आती थी वो आपने देखी होंगी कि साइकिल पर एक बंदा जा रहा है और साइकिल पर एक आदमी चलकर जा रहा है, और उसने पीछे एक इस तरह की जैसे कहते हैं ना कंधे पर रखकर गोला दागना, उस तरह से एक छोटी सी उसने एक वो रख रखी है जिसको साइकिल पर रखकर लेकर जा रहा है। देखिए कई बार क्या होता है कि आपको परमाणु हथियार दागने हैं, कई बार ऐसा हो सकता है जैसे कारगिल में लड़ाई हो रही है और ऊंचाई पर चढ़कर आपको परमाणु हथियार दागने पड़ जाए, पहाड़ी पर चढ़कर, तो उसको ले जाने में उसको वहां पर दागने, क्योंकि नीचाई से आप दाग नहीं पा रहे हैं क्योंकि उससे दुर्घटना हो सकती है, तो एक सही जगह पर जाकर वहां से आपको उसको दागना है। तो कनस्तर दोस्तों इस तरह की टेक्नोलॉजी होती है कि छोटे परमाणु हथियार को आप किसी, जैसे आपने कंधे पर रखा और आप उसको लेकर गए और पहाड़ी पर चढ़ गए और वहां से आपने उसको बटन दबा दिया, फायर कर दिया, उस परमाणु हथियार वहां से चल गया। तो एक मोबाइल टाइप का सिस्टम जो आपको परमाणु हथियार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर वहां से दागने की क्षमता बनाकर दे रहा है, इसे कहते हैं कनस्तर। और इस प्रकार के सुविधाजनक प्लेटफॉर्म का विकास भी, जो कि परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता का विकास है, ये भी भारत कहता है कि ये भी हमारा न्यूनतम विश्वसनीय अवरोध में सहायता करता है। और भारत ने दोस्तों इस प्रकार का भी विकास कर लिया है, भारत ने इस प्रकार के कनस्तर बना लिए हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर हम नाभिक हथियारों को ले जा सकते हैं और वहां से फायर कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा भी होता है कि देखिए हमारे पास हो सकता है कि बंबई में हमने बनाकर रखे हुए नाभिक हथियार, जाकर मत देखना, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ सिर्फ, कि बंबई में मान लीजिए हमने नाभिक हथियार बनाकर रखे हैं और हमें चीन पर अटैक करना है नाभिक हथियारों से, तो और हमारे पास हो सकता है सिर्फ 1000 किलोमीटर क्षमता वाले नाभिक हथियार हो कि जिनकी रेंज हो सिर्फ 1000 किलोमीटर की, तो देखिए यहां से हम 1000 किलोमीटर नापेंगे तो चीन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर हमारे पास कनस्तर है तो हम क्या करेंगे, इस परमाणु हथियार को लेकर जाएंगे और अरुणाचल प्रदेश में जाकर, अरुणाचल प्रदेश से जाकर चीन की तरफ फायर कर देंगे, तो वो पूरा 1000 किलोमीटर वहां पर चीन में अटैक कर देगा। तो ये कनस्तर का एक बड़ा फायदा होता है, और इसे मोबाइल प्लेटफॉर्म कह सकते हैं आपकी, एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे कि लैंडलाइन फोन होती थी वहीं से आपको फोन बुलाना होता था, और अभी वर्तमान में मोबाइल आ गए हैं तो आप चलते चलते रास्ते में चलते हुए ऐसी जगह
जगह पर, सुगम जगह पर जाकर भी बात कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का कनस्तर है जिसे मोबाइल प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है, और यहां से आप परमाणु बम से अटैक कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों भारत की परमाणु नीति, जिसमें हमने कहा कि अवरोध हमारा प्रमुख उद्देश्य है और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हम परमाणु हथियारों पर काम कर रहे हैं। और हमारे परमाणु हथियारों के जो उद्देश्य हमने इसमें सबसे पहला कहा कि हम स्वेच्छा से कहते हैं कि सीटीबीटी और एनपीटी जिसका हम विरोध करते हैं क्योंकि वो भेदभावपूर्ण है, उन पर हमने हस्ताक्षर नहीं किए, फिर भी हम इस पर आपसे स्वेच्छा से हम घोषणा कर रहे हैं कि हाँ, हम अब इसमें और इस तरह का काम नहीं करेंगे, हम परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। साथ में हम कह रहे हैं नो फर्स्ट यूज, अर्थात परमाणु हथियार वाले जो देश हैं उनके खिलाफ हम आगे से शुरुआत नहीं करेंगे हमले की, लेकिन अगर हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई करेंगे, और कोई उपयोग नहीं, अर्थात जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है उनके खिलाफ हमारी तरफ से कभी भी हमला नहीं होगा परमाणु हथियारों से, ये हम आपको बोल रहे हैं इस परमाणु नीति के माध्यम से। और चौथी बात हम कह रहे हैं कि न्यूनतम विश्वसनीय अवरोध, अर्थात हम पर्याप्त मात्रा में परमाणु हथियार बनाएंगे और मोबाइल प्लेटफॉर्म बनाएंगे, सुविधाजनक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, और साथ में परमाणु त्रय हमारे लिए आवश्यक है, अर्थात स्थल, वायु और पनडुब्बी सभी से हम लॉन्च करने की क्षमता का विकास कर रहे हैं, और ये हमारे लिए जरूरी है। देखिए आईएनएस अरिहंत भारत ने बना लिया, और आईएनएस अरिघाट एक नई पनडुब्बी पर काम चल रहा है, जो कि देखिए स्थल और वायु पर हमारे पास पहले से सुविधाएं थी, और अब हमने आईएनएस अरिहंत बनाकर इस जल से भी इसको फायर करने की सुविधा का विकास कर लिया, और एक नई पनडुब्बी भी हम बना रहे हैं, अब आपको देखने को मिलेगा आईएनएस अरिघात करके एक नई पनडुब्बी का विकास कर रहे हैं, वो भी हमारा परमाणु त्रय में एक सफलता होगी हमारे लिए। तो ये है दोस्तों भारत की परमाणु नीति। लेकिन देखिए बात आती है कि जो परमाणु नीति है क्या इससे कोई अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है? दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमने कहा कि हमारा, देखिए हमने आपको शब्द भी इस्तेमाल किया था वॉल्यूंटरी, अर्थात स्वेच्छा से, स्वैच्छिक है ये, और सिर्फ आप हम पर भरोसा करते हैं तो हमारी बात को मानिए, अदरवाइज इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई कानून नहीं है, और कोई भी अंतरराष्ट्रीय बाध्यता नहीं है इसको मानने की। लेकिन एक भारत का एक पुराना इतिहास रहा है कि भारत शांति प्रिय देश है और अपने आदर्शों पर खड़ा रहता है और खरा उतरता आया है हमेशा। जो उसके आदर्श या नीति हैं वो जैसे वचन जाए, और एक जो आपने सुना है रामायण में, बिल्कुल उसी तरह से भारत कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम हमारे वचन पर हम हमारे वचन के साथ हैं, और हमने जो परमाणु नीति बनाई है उन सिद्धांतों के आधार पर हम चलेंगे। और आप हमारा पुराना पास्ट ट्रैक देखकर, राम के समय से लेकर अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखें आप, तो उस आधार पर हम पर आप विश्वास कर सकते हैं कि हम इस पर चलेंगे और इससे किसी विश्व को नुकसान नहीं होगा। जो शांति प्रिय राष्ट्र हैं उनको बिल्कुल भी इस हमारे परमाणु हथियारों से दिक्कत नहीं होने वाली है, और इस प्रकार का हम भरोसा दूसरे देशों को दिलाते हैं। दोस्तों ये है हमारी भारत की परमाणु नीति और इसका विश्लेषण हमने किया। अब हम बात करते हैं उन चार समूहों की जो पूरे विश्व में जाने जाते हैं शस्त्र निर्यात नियंत्रण समूह के रूप में। अर्थात ये 4 ऐसे संगठन समूह हैं जो किसी न किसी प्रकार के शस्त्र के निर्यात को रोकने पर कंट्रोल करते हैं, उन पर नियंत्रण लगाते हैं। अर्थात एक है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, अर्थात MTCRB से शॉर्ट में कहते हैं दोस्तों, और दूसरा है वासेनार व्यवस्था, इसको वासेनार अरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है। वासेनार एक जगह है दोस्तों, और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा वासेनार, तो इसलिए आप परेशान नहीं होना कि वासेनार क्या है। तो वासेनार एक जगह का नाम है नीदरलैंड में, और वहीं पर इसी जगह पर यह समझौता हुआ था, तो व्यवस्था बनी थी, और इसीलिए इसका नाम हो गया वासेनार व्यवस्था या वासेनार अरेंजमेंट। और तीसरा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया समूह, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जिसे कहा जाता है, AG ऑस्ट्रेलिया ग्रुप या AG ऑस्ट्रेलिया समूह। और चौथा है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, अर्थात NSG न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। ये 4 वो ग्रुप हैं दोस्तों जो पूरे विश्व में जाने जाते हैं 4 ऐसे समूहों के रूप में, जो किसी न किसी प्रकार के हथियार को, किसी न किसी प्रकार के शस्त्र को के निर्यात को रोकने की कोशिश करते हैं। अर्थात जिन देशों के पास इनकी तकनीकें होती हैं इस प्रकार के हथियारों की, वो आपस में सहयोग करते हैं और कहते हैं कि अब किसी दूसरे राष्ट्र को इसे निर्यात नहीं करना है हमें, और सिर्फ मुनाफा ये सोच के कि हथियार बेचेंगे तो पैसा मिल जाएगा। सिर्फ मुनाफा नहीं है, पूरे विश्व की शांति भी जरूरी है। हमारे पास ये तकनीकी है, हमारे पास ये हथियार हैं, लेकिन किसी एक ऐसे राष्ट्र के पास जहां पर ये हथियार नहीं है या जहां पर वो प्रौद्योगिकी नहीं है, उसे वो प्रौद्योगिकी या वो हथियार हमें नहीं देने हैं। और अलग अलग तरह के हथियारों के लिए अलग अलग ये 4 समूह बने, और इसी को कहा जाता है दोस्तों शस्त्र निर्यात नियंत्रण समूह। और 4 ऐसे समूह हैं जिनके बारे में हमने बताया, अब विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था की, अर्थात मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजाइम जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, MTCR के नाम से ये ज्यादा
रहता है, फेमस है MTCR के माध्यम से, और इसका पूरा नाम हुआ मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। देखिए एक बात यहाँ पर आपको अंदाजा लग गया कि ये मिसाइल को रोकने से संबंधित है, अर्थात मिसाइलों के निर्यात को रोकने से संबंधित है, और प्रौद्योगिकी की जो मिसाइल की प्रौद्योगिकी है उसके भी निर्यात को रोकने से संबंधित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है नियंत्रण व्यवस्था। दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम बात करेंगे कौन सी प्रौद्योगिकी कौन सी मिसाइलों को रोकने की बात करता है, उनके निर्यात को रोकने की बात करता है, और क्या है इसमें पूरे कितने देश हैं, कौन कहां पर एडजस्ट करता है, ये हम अब बात करने जा रहे हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं एमटीसीआर से। एमटीसीआर की स्थापना हुई थी दोस्तों 1987 में, 1987 में इसे स्थापित किया। पहला संगठन है ये जो हम चर्चा कर रहे हैं शस्त्र निर्यात कंट्रोल, शस्त्र निर्यात नियंत्रण समूह के रूप में। तो पहला हुआ एमटीसीआर 1987 में बना। देखिए इसका काम क्या था, इसका काम था कि आप ऐसी मिसाइलों का निर्यात ना करें, ऐसी मिसाइलों का निर्यात दूसरे देशों को ना करें जो देखिए 300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हो मिसाइल, एक ऐसी मिसाइल जो करीब 300 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य को भेज सकती हो, और इससे ज्यादा की अगर भेजने वाली मिसाइल है तो वो आप दूसरे को निर्यात ना करें। अर्थात 300 किलोमीटर से कम तक की जो छोटी मिसाइल है, छोटी दूरी की मिसाइल है, उनको आप निर्यात कर सकते हैं, लेकिन 300 किलोमीटर से ज्यादा वाली दूरी वाली जो मिसाइल है, और या फिर 500 किलोग्राम से ज्यादा वजन जो कहते हैं कि विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाली जो मिसाइलें हैं, 500 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोट ले जाने वाली मिसाइलें, और ऐसी मिसाइलें जो 300 किलोमीटर से ज्यादा जा सकती हैं, उन मिसाइलों का आप निर्यात नहीं करेंगे, ये कहता है एमटीसीआर। अर्थात देखिए सदस्यों को सामूहिक विनाश के हथियार लॉन्च करने में सक्षम मिसाइलों के निर्यात करने से रोक लगाने के लिए समूह का निर्माण हुआ था 1987 में। इन मिसाइलों में कम से कम 300 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली तथा 500 किलोग्राम पेलोड ले जाने में सक्षम मिसाइलें शामिल थी। ये बात क्लियर हो गई बच्चों कि इस तरह की मिसाइलों के निर्यात को ये हतोत्साहित करता है। जिन देशों के पास क्षमता है इस तरह से दूर वाली मिसाइलों की बनाने की और प्रौद्योगिकी उनके पास है, अब उन देशों के बीच में ये समझौता हुआ है, समूह बना है, वो कह रहे हैं कि हम अब किसी भी अन्य राष्ट्र को जो हमारे समूह में शामिल नहीं है उससे इस प्रकार की मिसाइलों की प्रौद्योगिकी या मिसाइलों का निर्यात नहीं करेंगे जो 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक जा सकें और 500 किलोग्राम से ज्यादा पेलोड या विस्फोटक पदार्थों को वो ले जा सकें। ऐसी मिसाइलों को हम दूसरे देशों को नहीं बेचेंगे। दोस्तों ये बात आती है इसमें। इसके अलावा देखिए ये बात हमने बताई दी आपको। इसके अलावा एमटीसीआर ऐसी मिसाइलों के लिए प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर और अन्य उपकरणों के निर्यात पर भी रोक लगाता है। अर्थात हमने जो बताया 300 किलोमीटर से ज्यादा और 500 किलोग्राम से ज्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम मिसाइलों के निर्यात पर रोक लगा रहा है, और साथ में उन तकनीकों पर भी, उन सॉफ्टवेयरों पे भी जो इसमें इनको सक्षम बना सके इन राष्ट्रों को, और या फिर कोई उपकरण इसमें लग रहा है तो उन उपकरणों की निर्यात पर भी ये रोक लगाती है। दोस्तों लेकिन एक बात यहां पर आपको समझनी है कि जो एमटीसीआर है, ये जो व्यवस्था यहां पर बनी है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, ये स्वैच्छिक साझेदारी के सिद्धांत पर काम करती है। अर्थात कोई बाध्यता नहीं है। अगर किसी राष्ट्र ने किसी दूसरे राष्ट्र को दे दी, अगर इस समूह में जो राष्ट्र शामिल हैं उन्होंने किसी दूसरे राष्ट्र को दे दी जो इस समूह में शामिल नहीं है, तो कोई बाध्यता नहीं है, कुछ हो नहीं सकता, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन एक आपसी समझ है इसमें, और एक अनौपचारिक संगठन ये बना हुआ है, स्वैच्छिक साझेदारी है, इसलिए इनसे आकांक्षा की जा रही है, अपेक्षा रखी जा रही है कि ये किसी को नहीं बेचेंगे इस प्रकार की मिसाइलें। दोस्तों इस समूह में भारत अभी शामिल हो गया। 2016 में भारत को शामिल कर लिया गया था। एक बड़ी उपलब्धि भारत को यहां पर हासिल हुई थी। भारत को एमटीसीआर की सदस्यता दे दी गई, और उसके बाद में अब इसमें कुल 35 सदस्य इस एमटीसीआर में शामिल हैं। और देखिए एक बड़ी उपलब्धि यह भी है कि चीन इसमें शामिल नहीं है। देखिए चीन यहां पर इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य बन गया है और चीन इसका सदस्य नहीं है। और भारत के अलावा 34 और, अर्थात कुल मिलाकर 35 अब इसके वर्तमान में सदस्य हैं, और हमने इसका उद्देश्य देख लिया। अब हम देखते हैं। देखिए एक बात ये समझ में आ गई, 1987 में गठन हुआ, 35 सदस्य हैं इसके, भारत भी इसका एक सदस्य है। ये एक स्वैच्छिक साझेदारी वाला अनौपचारिक संगठन है, अर्थात कोई ऑफिशियल नहीं है, अनौपचारिक रूप से ये इस प्रकार की सहमति इनके बीच में बनी हुई है। और इनका उद्देश्य है कि इस प्रकार की जो लंबी दूरी की और ज्यादा वजन ले जाने वाली जो मिसाइल हैं उनके निर्यात को हतोत्साहित किया जाए। दोस्तों अब देखिए इस भारत को हमने देखा कि भारत को एमटीसीआर में सदस्यता मिल गई है 2016 में। क्या भारत को फायदे होंगे इस सदस्यता के? देखिए एमटीसीआर की सदस्यता भारत की विश्वसनीयता को मजबूत करता है।
सबसे पहला फायदा तो भारत की जो गुडविल है, भारत की जो महाशक्ति बनने की आकांक्षा है, उसको वो पूरा कर रहा है। अर्थात ये दिखा रहा है कि भारत एक ऐसे समूह में शामिल कर लिया गया है जो 300 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दूरी तक और 500 किलोग्राम से ज्यादा वजन ले जाने वाली मिसाइलों के निर्यात को रोकने वाला संगठन है। भारत को यहां पर शामिल करने का मतलब है कि भारत को एक जिम्मेदार देश माना जाता है कि अगर भारत के पास ये तकनीकी होगी तो भारत इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। तो ये एक भारत की विश्वसनीयता को बढ़ा रहा है इसके माध्यम से। दूसरा, एमटीसीआर भारत में एकमात्र ऐसा देश है दोस्तों जिसने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उसके बाद भी भारत एमटीसीआर में शामिल कर लिया गया है। एक बड़ी उपलब्धि, कितना भरोसा भारत के ऊपर हो गया इन देशों को कि एनपीटी पर साइन नहीं किया और उसके बाद भी जो हमने एनपीटी पढ़ी थी, अभी संधि पढ़ी थी, उसके बारे में बात हो रही है कि भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, उसके बाद भी भारत को यहां पर शामिल कर लिया गया है। तीसरी बात, अब देखिए भारत, हमने क्या बताया था, एमटीसीआर किस प्रकार का समूह है कि जो इसके 35 सदस्य राष्ट्र हैं वर्तमान में, उनके बाहर ये किसी को भी वो तकनीकी और वो मिसाइल वो नहीं बेचेंगे, वो मिसाइल किसी दूसरे देश को नहीं बेचेंगे। अच्छा, 36वें देश को या और दूसरे जो राष्ट्र हैं उनको वो ये मिसाइल नहीं बेचेंगे, इनका निर्यात नहीं करेंगे, इस प्रकार का समूह है। लेकिन अब भारत यहां पर शामिल हो गया, अर्थात अब भारत को तो दे सकते हैं, भारत को ये मिसाइलें मिल सकती है लंबी दूरी की और ज्यादा पेलोड ले जाने वाली, भारत को मिल सकती है, भारत को ये प्रौद्योगिकी मिल सकती है, भारत को अन्य देशों से मिसाइल और प्रौद्योगिकी आयात करने में अब सक्षम बना दिया इसने। अर्थात इन 35 राष्ट्रों के बीच में तो निर्यात हो सकता है, 36वें को नहीं करना है, ऐसा कहता है एमटीसीआर। अब भारत को लंबी दूरी की मिसाइलें और प्रौद्योगिकी उनसे संबंधित मिल जाएगी। और देखिए यही वजह है, एक हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल पर काम कर रहे थे भारत और रूस मिलकर, एक बड़ी मिसाइल बना रहे थे, ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जाना जाता है, जो विश्व में अत्याधुनिक एक हाई स्पीड के लिए जानी जाती है, सुपरसोनिक स्पीड से, ध्वनि से भी तेज गति से यात्रा करने में सक्षम है। और क्रूज मिसाइल है दोस्तों जो अपना रास्ता अपने पथ के अनुसार बनाती है, अर्थात अगर पहाड़ दिखा तो अपने आप मिसाइल उसके हिसाब से दूरी बनाते ऊपर चढ़ जाएगी, और अगर नीचे कोई खाई आई तो मिसाइल छुपकर खाई के अंदर से होकर निकल जाएगी और दुश्मन को नजर नहीं आएगी। अर्थात इसका जो रास्ता होगा वो कुछ ऐसे, जैसे इस तरह का अगर कोई क्षेत्र है तो यहां पर इस प्रकार से इस क्षेत्र के साथ में सतह के साथ चिपक कर ये मिसाइल चलेगी, इसे कहा जाता है क्रूज मिसाइल। और अगर कोई मिसाइल इस तरह से जाती है दोस्तों कि यहां से ऊपर चढ़ी और सीधे इसने अटैक कर दिया किसी दूसरे जगह पर, तो उसे कहा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल। तो दोस्तों ये जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है ये क्रूज मिसाइल है। देखिए अगर दुश्मन यहां बैठा हुआ है, यहां पर दुश्मन है, तो उसको नजर आ जाएगा ये बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि वो ऊंचाई से चढ़कर जा रही है और यहां तक आ रही है। लेकिन देखिए क्रूज मिसाइल जमीन के साथ सटकर चल रही है, दुश्मन अगर खड़ा होगा यहां पर तो उसको जल्दी नजर नहीं पड़ेगी इस क्रूज मिसाइल पर, क्योंकि ये हवा में, आसमान में नहीं जा रही बल्कि जमीन के साथ, सतह के साथ ही चिपक कर चल रही है और अपने लक्ष्य को भेज देती है। तो ये कितनी बढ़िया और सबसे बढ़िया बात है, स्पीड देखिए सुपरसोनिक है, ये ध्वनि की गति से भी तेज चलने वाली है। और इस तरह की क्रूज मिसाइल है जो सतह के साथ चलती है, और ये है ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत मिलकर बना रहा था रूस के साथ में। देखिए दोस्तों भारत रूस के साथ बना रहा था, लेकिन भारत पहले क्या था, एमटीसीआर का सदस्य नहीं था, और एमटीसीआर का सदस्य नहीं था, इसीलिए बाध्यता थी कि इस मिसाइल को 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के नहीं बनाया जा सकता और 500 किलोग्राम से ज्यादा इसमें विस्फोटक पदार्थ नहीं भरे जा सकते। देखिए इसीलिए जो पहले हमारी ब्रह्मोस मिसाइल बन रही थी भारत और रूस के सहयोग से, उसकी अधिकतम सीमा थी 290 किलोमीटर की, और ये दोनों मिलकर इसका विकास कर रहे थे। लेकिन अब जब भारत इसका सदस्य बन गया तो अब इसकी क्षमता का विकास, इस मिसाइल की क्षमता का विकास किया जाएगा। और अब कहा है, दोनों देशों ने बात कही है कि अब इसे 600 किलोमीटर की सीमा के साथ अब मिसाइल को विकसित किया जाएगा। अर्थात अब जो बाध्यता थी 300 किलोमीटर वाली वो खत्म हो गई है। अर्थात जो अब 290 किलोमीटर अभी वर्तमान में काम जिस प्रोजेक्ट पर चल रहा था भारत और रूस के मध्य, अब इसे बढ़ा दिया गया है। अब दोनों देश कह रहे हैं कि अब कोई बाध्यता नहीं है अंतरराष्ट्रीय समूह की, और अब इसीलिए हम इसको 600 किलोमीटर में अब परिणत करते हैं। अर्थात ये जो ब्रह्मोस मिसाइल होगी, ये जो नई मिसाइल आएगी उसकी रेंज होगी 600 किलोमीटर की, अत्याधुनिक एक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और उसकी रेंज भी बढ़ा दी गई है 600 किलोमीटर की। एक रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा भारत को अचीवमेंट यहां पर मिला है, और ये दिखा रहा है भारत की एमटीसीआर सदस्यता से भारत को मिलने वाले लाभ। तो हमने पहला कहा भारत को विश्वसनीयता मिली इससे। दूसरा, भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहां जिसने एनपीटी पर साइन नहीं किया और फिर भी उसको एमटीसीआर में शामिल कर लिया गया, और चीन नहीं है ना, चीन भी एक बड़ा राष्ट्र और उसको यहां पर शामिल नहीं किया हुआ है। और तीसरी बात हमने कही कि मिसाइल और प्रौद्योगिकी का आयात हो सकेगा भारत को, और साथ में जो रूस के साथ हमारा प्रोजेक्ट पहले चल रहा था ब्रह्मोस का, उसकी रेंज अब हम बढ़ा पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी उस अंतरराष्ट्रीय समूह की, और जो भी
भी एक शस्त्र निर्यात नियंत्रण से संबंध रखता है और इसका नाम है दोस्तों वासेनार व्यवस्था। हमने बताया था आपको वासेनार एक जगह है नीदरलैंड में और उसी के नाम पर देखिए 1996 में इसका इस समूह को बनाया गया था, नीदरलैंड के वासेनार शहर में इसको स्थापित किया गया था, इस व्यवस्था को बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम बन गया वासेनार व्यवस्था। दोस्तों ये किस प्रकार की व्यवस्था है? ये परंपरागत हथियार और दोहरी उपयोग वस्तुओं और प्रौद्योगिकी के निर्यात को नियंत्रित करने की व्यवस्था है। घबराना नहीं है, आपको मैं अभी समझा रहा हूं कि देखिए परंपरागत हथियार और दोहरी उपयोग वस्तुओं और उनकी प्रौद्योगिकी, उस दोहरी उपयोग वस्तुओं की प्रौद्योगिकी के निर्यात को ये नियंत्रित करता है। दोस्तों क्या होती है ये दोहरी उपयोग वस्तुएं? और देखिए दोहरी उपयोग वस्तुएं होती है ऐसी वस्तुएं या प्रौद्योगिकी जिनका उपयोग, ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। एक बहुत आसान उदाहरण से आप समझ लें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की यूरेनियम की। यूरेनियम क्या है? एक दोहरी उपयोग वस्तु। आप इसका अच्छे उद्देश्य से काम लेंगे तो नागरिक उपयोग के लिए आप इसमें से ऊर्जा बना सकते हैं, अर्थात परमाणु ऊर्जा बनाने में इसका काम आप ले सकते हैं। और दूसरा आप इसका काम ले सकते हैं परमाणु बम बनाने में भी। इस प्रकार से ये हुई दोस्तों दोहरी उपयोग वाली वस्तु, परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम यहां पर आपको बन पाएंगे। तो यूरेनियम क्या हुआ? दोहरी उपयोग वस्तु। तो इस प्रकार की वस्तुओं के निर्यात को यह नियंत्रित करता है वासेनार। इस प्रकार की जितनी भी वस्तुएं हो सकती है दोस्तों, सभी के निर्यात को नियंत्रित करता है वासेनार व्यवस्था। और क्योंकि इनका दुरुपयोग हो सकता है इसलिए ये ऐसा करता है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहां पर वासेनार व्यवस्था मुख्य रूप से राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था की पारदर्शिता पर केंद्रित है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, यहां पर भी इन देशों के मध्य जो इसके इस वासेनार व्यवस्था के सदस्य राष्ट्र होंगे उनकी पारदर्शिता पर निर्भर करेगा। अपारदर्शी रूप पर वो किसी को दे सकते हैं ये दोहरी वस्तुएं, दोहरी उपयोग वाली वस्तुओं को दे सकते हैं, लेकिन पूरा विश्वास वाली बात है कि पारदर्शी हैं और मानकर चल रहे हैं कि चलिए हम सब मिलकर वासेनार व्यवस्था बना रहे हैं तो हम किसी ऐसे देश को नहीं भेजेंगे, इसको बेचेंगे और ऐसे देश को निर्यात नहीं करेंगे जो इसका दुरुपयोग कर सकता है। तो ये पूरा पारदर्शिता पर केंद्रित एक समूह सिस्टम है। और प्रत्येक 6 महीने में देखिए यहां पर इस पारदर्शिता को बनाने के लिए प्रयास किए हैं कि प्रत्येक 6 महीने में सदस्य देशों को गैर वासेनार सदस्यों को वितरित किए गए पारंपरिक हथियारों पर जानकारी का आदान प्रदान करना आवश्यक है। अर्थात कहने का मतलब कि अगर किसी ने किसी इस वासेनार व्यवस्था के सदस्य राष्ट्र ने किसी दूसरे जो भी इस व्यवस्था का, इस समूह का सदस्य नहीं है, उस राष्ट्र को अगर उसने कोई हथियार ऐसे बेचे हैं या दिए हैं तो आप ईमानदारी से पारदर्शी रूप से अपने समूह में अर्थात वासेनार व्यवस्था के जो सदस्य राष्ट्र उनको इस बारे में जानकारी दे दीजिए और हर 6 महीने में ये जानकारी देते रहिए जिससे उनको पता रहे कि कहां तक ये हथियार पहुंच गए हैं, कहां तक ये दोहरी वस्तुएं पहुंच गई हैं और कहां पर इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये एक संधि नहीं है बल्कि एक कानूनी रूप से एक अनौपचारिक व्यवस्था है जहां पर पारदर्शी रूप से कोशिश किया जा रहा है सदस्य राष्ट्रों के मध्य व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और इसीलिए बाध्यकारी नहीं है कानून क्योंकि संधि नहीं है, कानून का रूप इसने नहीं लिया है, इसीलिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन अपेक्षाएं हैं इन सदस्य राष्ट्रों से। देखिए 2017 में भारत इसका सदस्य बन गया, 2017 में भारत को इसकी सदस्यता मिल गई और भारत सहित अब इसके 42 सदस्य हैं, अर्थात 42 कंट्रीज हैं, 42 सदस्य हैं भारत के साथ में इसके। और अब इसमें इसके साथ में 42 सदस्यों के बाद में अब ये भारत के इसके सदस्यता मिलने के बाद में अब कुल मिला के 42 सदस्य इसके हो गए। तो भारत का यहां पर भी देखिए भारत इस व्यवस्था का भी सदस्य बन गया। हमने देखा था एमटीसीआर, वहां पर भारत को सदस्यता मिल गई थी 2016 में और वासेनार व्यवस्था में भारत को सदस्यता मिल गई है 2017 में। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। अर्थात अब बढ़ते हैं कि इनसे क्या क्या लाभ मिलेंगे भारत को, इस वासेनार व्यवस्था की जो भारत को सदस्यता मिली इससे क्या लाभ मिलेंगे। पहला होगा देखिए वासेनार व्यवस्था की सदस्यता भारत को परमाणु के गैर प्रसार उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करेगी, क्योंकि अब जो दोहरी उपयोग वस्तु थी यूरेनियम वो हमको मिल पाएगा इसके माध्यम से। वासेनार ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, वासेनार का हम सदस्य बन गए हैं वासेनार व्यवस्था का और अब हमें इन सदस्य राष्ट्रों की मदद से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। अर्थात अब इन्हें कोई आपत्ति नहीं है भारत को यूरेनियम देने की। अर्थात भारत के परमाणु के गैर प्रसार उद्देश्यों को पूरा करने में इससे अब मदद मिलेगी। दूसरी बात है कि इससे हमें एनएसजी सदस्यता मिलने का भी रास्ता साफ हो गया।
कि एनएसजी एक अभी हम समूह पढ़ेंगे जो चौथा समूह है, वो समूह भी अब उसमें जिसमें हमें अभी तक सदस्यता नहीं मिल पाई है, उस समूह में भी हमारी सदस्यता मिल पाएगी, क्योंकि हम वासेनार व्यवस्था में शामिल होकर ये एक हमारा प्रूफ लोगों को मिल गया, देशों को मिल गया है कि भारत एक समर्थ राष्ट्र है और गैर इसके कोई भी शांति प्रिय उद्देश्य सारे और कोई भी गलत इरादा इसका नहीं है, और वासेनार व्यवस्था में इसको क्रेडिबिलिटी मिल गई है यहां पर शामिल होने के कारण। तो इससे हमारा एनएसजी में भी शामिल होने का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों ये दो बड़े फायदे भारत को हो रहे हैं वासेनार व्यवस्था के। एक तो भारत को पहचान मिली है, एक भारत का जो विश्वसनीयता है वो बड़ी है, और दूसरी भारत को अपने गैर प्रसार उद्देश्यों के लिए परमाणु का जो गैर प्रसार उद्देश्य है जो हमने चर्चा की थी, परमाणु ऊर्जा बनाना, वो भारत का पूरा हो पाएगा, और साथ में एनएसजी की सदस्यता के लिए भी रास्ते खुल गए हैं। अब हम तीसरे समूह के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा समूह है ऑस्ट्रेलिया समूह। ऑस्ट्रेलिया समूह देखिए 1985 में ऑस्ट्रेलिया के प्रयास से इसका गठन हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑस्ट्रेलिया समूह। देखिए ये रोकता है रासायनिक और जैविक हथियारों को, अर्थात इनके निर्यात को ये हतोत्साहित करता है। अर्थात इसके जो सदस्य राष्ट्र होंगे ये वो सदस्य राष्ट्र हैं जिनके पास रासायनिक और जैविक हथियार हैं, और अब इनसे ये कामना की जा रही है, इनकी अपेक्षा है कि ये किसी दूसरे राष्ट्र को इन हथियारों को नहीं बेचें, निर्यात नहीं करें। अर्थात ऐसी वस्तुओं के निर्यात पर नियंत्रण लगाना इसका उद्देश्य है जिनका प्रयोग रासायनिक और जैविक हथियार विकसित करने में किया जा सकता है। देखिए ये 1985 में बना था, क्योंकि 1984 में घटना हुई थी, जो कुर्द लोग हुआ करते थे। हमने एक बार आपसे चर्चा की है कि तुर्की का दक्षिणी वाला जो क्षेत्र है, दक्षिणी तुर्की का क्षेत्र, और यहाँ पर जैसे तुर्की राष्ट्र है, और यहाँ पर है फिर आपका सीरिया, और यहाँ पर है इराक, और इस तरह से ये राष्ट्र हैं, और इनकी जो बॉर्डर यहाँ पर मिल रही है ये वाला, अर्थात तुर्की का दक्षिणी क्षेत्र, इराक और सीरिया और इराक का जो ऊपरी वाला क्षेत्र है, और तुर्की का दक्षिणी वाला जो क्षेत्र है ये वाला, ये मिलाकर रहते हैं यहाँ पर यहाँ पर कुर्द लोग रहते हैं। ये कुर्द यहाँ पर इस तरह की समुदाय है, कुर्द समुदाय, वो यहाँ पर निवास करते हैं, और उनकी डिमांड है कि हम यहाँ पर एक अलग राष्ट्र बनाएं, उसे कुर्दिस्तान के नाम से जाना जाए, अर्थात तुर्की के दक्षिणी हिस्सों को अलग निकाल लें, सीरिया और इराक के ऊपरी हिस्सों को अलग निकालकर हम एक अलग राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं, इन तीनों ही राष्ट्रों से स्वतंत्रता चाहते हैं, उसका नाम होगा कुर्दिस्तान। और देखिए इन कुर्द लोगों की इस डिमांड को रोकने के लिए बार बार सीरिया के द्वारा और इराक की सरकार के द्वारा और तुर्की के द्वारा इन पर अत्याचार किए जाते हैं, इनको रोका जाता है, अर्थात इनको यहाँ पर रोका जाता है। और उन्हीं में से एक था 1984 में इनके ऊपर रासायनिक हथियारों का प्रयोग कर दिया गया था, और इराक के द्वारा ये प्रयोग किया गया था यहाँ पर इन कुर्दों के ऊपर। तो तभी से ये एक भयावह त्रासदी थी दोस्तों। 2013 में भी आपको इसके उदाहरण देखने को मिले हैं। सीरिया में अभी हाल में रासायनिक हथियार जो सीरीन गैस होती है, एक सीरीन गैस, उसके माध्यम से हमले हुए थे और सीरिया के अंदर, और बड़े पैमाने पर लोग मरे थे उससे, और काफी त्रासदी सीरिया में देखी गई थी अभी। और इस प्रकार के जो भी जैविक हथियार भी, जैसे कि आप देखें अभी हाल में कोरोना का समय है, और वायरस है कोरोना, जैसा माना जा रहा है किसी एक देश की लैब से निकलकर चला है, और उससे निकलकर पूरे विश्व में इसने तबाही मचाई है, बड़े पैमाने पर लोग मरे हैं, और कई बीमार हुए हैं, काफी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है, त्रासदी हुई है मानव के दृष्टिकोण से और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, जैव हथियार है। और अगर इस सच में लैब से बनाया गया है, अगर आर्टिफिशियल रूप से बनाया गया है, तो ये भी एक जैव हथियार है, अर्थात जैविक हथियार, अर्थात जैसे वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुए, या फिर किसी भी प्रकार का कोई इस तरह का जिससे बीमारियां फैल जाएं अलग तरह की, वो सारे जैव हथियार में माने जाते हैं। तो ये हर प्रकार के रासायनिक और जैव हथियारों के प्रयोग को रोकता है, हतोत्साहित करता है। ये ऐसी ऑस्ट्रेलिया समूह की कोशिश है, इनके निर्यात को ये बेसिकली हतोत्साहित करता है। और जब ये हुआ था 1984 में कुर्दों पर हमला हुआ था इराक के द्वारा इन रासायनिक हथियारों का, तो ये ऑस्ट्रेलिया समूह अस्तित्व में आया था 1985 में। और इस हमने बताया आपको कि इसका नाम भी इसीलिए रखा गया ऑस्ट्रेलिया समूह, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसके प्रयास किए गए थे, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ही इसके सचिवालय का प्रबंधन करता है, अर्थात वहीं पर ये पूरा सचिवालय की तरह काम करता है ऑस्ट्रेलिया में ही। देखिए ये समूह भी अनौपचारिक प्रकृति का है, अर्थात ये भी कोई लिखित नहीं है, कानूनी रूप इसको नहीं मिला है, ये भी अनौपचारिक है, अनऑफिशियल है। और देखिए भारत भी यहाँ पर शामिल हो गया, 2018 में भारत शामिल हो गया था इस समूह में, और अब इस समूह के सदस्य हो गए टोटल 43, अर्थात भारत भी इसमें शामिल हो गया। एक बड़ा फिर से भारत के लिए एक मनोबल, जो हमने बताया, जो लाभ हमको वासेनार व्यवस्था से या फिर एमटीसीआर की संस्था से हुए, एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में भारत को पहचान मिली, एक विश्वसनीयता भारत की बढ़ी, वो फिर से यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया समूह में भी शामिल होने से बढ़ी है। आपने देखा जो विश्व के 4 समूह हैं दोस्तों, उनमें से 3 में हमें यहाँ पर सदस्यता मिल गई है, एमटीसीआर में मिल गई है, ऑस्ट्रेलिया समूह में मिल गई है, और वासेनार में मिल गई है। एमटीसीआर में 2016 में, वासेनार में 2017 में, और ऑस्ट्रेलिया समूह में 2018 में। लगातार हर साल में हमें सदस्यता मिलती रही है।
दोस्तों अब हम चौथे समूह की बात करते हैं, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह या एनएसजी समूह क्या है। देखिए 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था दोस्तों। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। अर्थात गौतम बुद्ध स्माइल कर रहे हैं, शांति प्रिय, और वो स्माइल दे रहे हैं, एक ऐसी स्माइल जो कटु स्माइल है, और भारत उसके माध्यम से परमाणु परीक्षण कर गया है दोस्तों। ये भारत ने इसको नाम दिया था, और मुस्कुराते हुए बुद्ध, और हमने परमाणु परीक्षण कर लिया था। लेकिन देखिए दोस्तों विश्व में इसकी बहुत एक प्रतिक्रिया हुई थी, और भारत के ऊपर इस परमाणु परीक्षण के आरोप में प्रतिबंध लगा दिए गए थे, और इस परीक्षण के जवाब में एक समूह बना लिया गया था, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। अर्थात अब खतरा था, क्योंकि भारत ने परमाणु परीक्षण करके ये प्रूव कर दिया था कि भारत के पास परमाणु हथियार या परमाणु बम बनाने की शक्ति आ गई है। अर्थात परमाणु बम बनाएगा भारत, उसके लिए यूरेनियम भारत को चाहिएगा, और यूरेनियम अगर मिल जाएगा तो वो प्रौद्योगिकी भारत के पास है कि उस यूरेनियम का संवर्धन करके परमाणु हथियार बना ले। तो इसीलिए अब सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, भारत के पास वो यूरेनियम नहीं पहुंच पाए, तो इसीलिए जितने भी यूरेनियम आपूर्तिकर्ता समूह थे, जिनके पास यूरेनियम के भंडार हुआ करते थे, जो दूसरे देशों में निर्यात करते थे यूरेनियम, उन देशों ने एक समूह बना लिया, और उसका नाम हुआ परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। ये भारत के परमाणु परीक्षण के जवाब में ये समूह बना। 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, और 1974 में ये समूह बना, और इसका उद्देश्य था भारत को और भारत जैसे तमाम सभी राष्ट्रों को, दूसरे राष्ट्रों को इस ईंधन को पहुंचाने से रोकना, अर्थात यूरेनियम की सप्लाई को रोकना। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। अर्थात भारत के परमाणु परीक्षण के प्रतिक्रिया के रूप में ही, भारत को रोकने के रूप में ही परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का गठन हुआ था। अब देखिए इसमें कौन से देश समूह शामिल होंगे, जो परमाणु आपूर्तिकर्ता देश हैं, जिनके पास ईंधन है, यूरेनियम है, और जो दूसरे देशों को सप्लाई कर सकते हैं, ऐसी क्षमता है, वो ये समूह है। और इसका काम क्या है, देखिए जो परमाणु हथियारों के निर्माण में उपयोग की जा सकने वाली सामग्री, उपकरणों और प्रौद्योगिकी के निर्यात को नियंत्रित करके परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना चाहते हैं। वर्तमान में इसमें 48 सदस्य हैं दोस्तों, और चीन यहां पर सदस्य है। इसका 48 में से एक राष्ट्र चीन है, और ये जो राष्ट्र हैं दोस्तों, ये वो हैं जो परमाणु अप्रसार संधि हमने देखी थी एनपीटी, उसके हस्ताक्षरकर्ता देशों को नागरिक उद्देश्यों के लिए परमाणु सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी की आपूर्ति करते हैं। अर्थात एनपीटी पर हस्ताक्षर करना जरूरी है इसका सदस्य बनने के लिए। ये बात क्लियर हो जाती है कि एनपीटी पर हस्ताक्षर करोगे, उसके बाद आप इसका सदस्य बन पाओगे, और जो 48 राष्ट्र हैं इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए भारत के खिलाफ ये समूह बनाया गया था, भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन एनपीटी पर हस्ताक्षर तो भारत ने नहीं की, तो उन तीनों समूह में भी भारत को शामिल कर लिया गया था। और भारत की खुद की परमाणु नीति भी है, जिसमें भारत स्वेच्छा से कहता है कि हम नहीं करेंगे अप्रसार की कोशिश करते हैं, और हमारा जो अप्रसार है वो शांतिपूर्ण तरीके से हम सिर्फ परमाणु हथियार बना रहे हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से ही हम काम कर रहे हैं, और अप्रसार के लिए हम भी प्रेरित हैं। और भारत कहता है कि एनपीटी पर हमने हस्ताक्षर इसलिए नहीं किए क्योंकि भेदभावपूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए सिर्फ वार्ताओं को प्रोत्साहित कर रही है, एक्चुअल में परमाणु हथियार के जो निरस्त्रीकरण उसकी बाध्यता के बारे में ये बात नहीं कर रही है, तो भेदभावपूर्ण है, इसलिए हमने साइन नहीं किया, अदरवाइज हम भी शांति प्रिय देश हैं। तो दोस्तों भारत को लेकिन फिर भी अभी इसमें शामिल नहीं किया है, लेकिन भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है कि भारत एकमात्र इसमें अपवाद के रूप में शामिल हो गया है, और 2008 में भारत को एनएसजी से विशेष छूट मिली थी। अर्थात एनएसजी ने एक अलग से एक नियम बनाया था 2008 में, क्योंकि आपको पता है इससे पहले ही भारत का अमेरिका के साथ में परमाणु समझौता सहयोग हो गया था, और सबसे विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र भारत को यूरेनियम आपूर्ति करने के बारे में सहमति जता चुका है। परमाणु सिविल न्यूक्लियर पैक्ट जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से अमेरिका कर रहा है, तो इसका मतलब अब विश्व के दूसरे राष्ट्रों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका ही सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है जो रोकता है भारत को परमाणु ईंधन देने से। अब वो खुद आ गया है भारत के साथ में, तो अब दूसरे राष्ट्र भी अब भारत के साथ में आ सकते हैं, परमाणु ईंधन सप्लाई कर सकते हैं भारत को, और इसीलिए भारत को एक विशेष छूट यहां पर दी गई 2008 में कि भारत एकदम शांति प्रिय राष्ट्र है, कोई समस्या नहीं है इसको ईंधन देने में। और इसीलिए जैसे ही ये अमेरिका ने वो समझौता किया, एनएसजी ने भी भारत को ये छूट दे दी, और अब एनएसजी के जो राष्ट्र जिनके पास में यूरेनियम है, वो अब यूरेनियम भारत को सप्लाई कर पाते हैं इसी वजह से। और आप देख रहे हैं कि 2008 के बाद से लगातार भारत के अलग अलग राष्ट्रों के साथ में समझौते हुए हैं। हम पूरी पुरानी क्लासेज में चर्चा कर चुके हैं, जापान के साथ समझौता हो रहा, ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता, कजाकिस्तान के साथ, अन्य मध्य एशियाई राष्ट्रों के साथ जिनके पास यूरेनियम के भंडार हैं, अनेकों राष्ट्रों के साथ भारत ने अभी वर्तमान में समझौते किए हैं, जो सब
हो पाया है इस एनएसजी से मिली इस छूट के बाद ही, और अमेरिका ने जो भारत के साथ पहले समझौता किया उसके बाद ही। सबसे पहले अमेरिका ने किया, बाद में एनएसजी ने छूट दी, और उसके बाद सारे राष्ट्रों के साथ भारत के समझौते होते गए। अब भारत को सभी राष्ट्रों से यूरेनियम की सप्लाई हो पाती है दोस्तों। लेकिन भारत पूर्ण सदस्यता यहां पर चाहता है। एक वेबर, भारत को छूट मिल गई है, वेबर मिल गया है, लेकिन भारत पूरी तरह से इसमें सदस्य के रूप में शामिल होना चाहता है। लेकिन चीन द्वारा विरोध किया जाता है, और चीन कहता है कि अगर भारत को शामिल कर रहे हो तो फिर पाकिस्तान को क्यों शामिल नहीं करते हैं, पाकिस्तान को भी शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके पास भी नाभिकीय हथियार हैं, और भारत की जो परमाणु नीति है वो तो स्वैच्छिक है, उसका कभी भी वो दुरुपयोग कर सकता है, और ऐसे तो पाकिस्तान पर भी भरोसा कर सकते हैं, और पाकिस्तान का ये मित्र है, तो इसलिए वो कहता है कि भारत को शामिल करोगे तो पाकिस्तान को करवाएंगे, तो ऐसा करके कहता है। और दूसरा, वो सबसे पहले तो कहता है एनपीटी पर साइन करो, और उसके बाद ही इसमें शामिल होना चाहिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में। और अगर एनपीटी में शामिल करे बिना ही आप ले रहे हैं तो पूरे आप उसको एक दस्तावेज बनाइए, और उसमें आप कंडीशन लगाइए, शर्तें बताइए कि क्या क्या शर्तें लादनी होंगी भारत के ऊपर जिससे उसको शामिल किया जाए। और भारत कहता है किसी भी तरह की शर्तों को नहीं मानना चाहिए, शर्तें नहीं लादनी चाहिए, और भारत एक सफल राष्ट्र है जिसका शांति प्रिय इतिहास रहा है और भविष्य उसकी है, तो इसीलिए भारत को यहां पर बिना शर्तों के शामिल कर लिया जाए। देखिए, अधिकांश राष्ट्र भारत को शामिल करने के पक्ष में हैं, कुछ राष्ट्र हैं जो चीन के साथ मिलकर कह रहे हैं कि कुछ शर्तें यहां पर बना लेनी चाहिए, और चीन लेकिन लगभग यहां पर भारत के खिलाफ है, भारत को शामिल नहीं करने देता है। और एकमात्र ये 4 ग्रुपों में से एक ऐसा संगठन है जिसकी सदस्यता भारत को अभी तक नहीं मिल पाई है, और बाकी तीनों की सदस्यता भारत को मिल गई है। दोस्तों, एक अजीब, देखिए आप यहां पर भारत के खिलाफ ये संगठन बनाया गया था, और भारत को ही 2008 में इससे भारत एकमात्र ऐसा देश है विश्व में जिसको इसने छूट दी है, इस समूह ने, और भारत के खिलाफ बनाया और भारत को ही छूट दी, और वर्तमान में इसको में एक सदस्य के रूप में भारत को शामिल करने पर बात भी चल रही है। दोस्तों, ये थी सारे समूह, और हमने आपको बता ही दिया कि अगर इसका सदस्य भारत हो जाता है तो भारत को देखिए डेफिनेटली परमाणु प्रौद्योगिकी भारत को मिल पाएगी, अति आधुनिक प्रौद्योगिकी मिल पाएगी, और भारत परमाणु ऊर्जा बनाना चाहता है, क्योंकि पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत को नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करनी है। भारत ने ऐसा बोला है कि हम बड़े पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा बनाएंगे, और इस ऊर्जा का, और परमाणु ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा के रूप में मानी जाती है जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। और इस प्रकार से ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इस पेरिस जलवायु के स्वच्छ ऊर्जा वाले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत है। और ये तभी हो सकता है दोस्तों जब भारत की एनएसजी तक पहुंच प्राप्त हो, अर्थात एनएसजी में भारत शामिल हो जाए। और तीसरी बात भारत को दोस्तों ये है कि भारत परमाणु ईंधन और प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करने के लिए कुछ राष्ट्रीय क्षेत्रीय संधि से प्रतिबंधित हैं। अर्थात देखिए, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे अफ्रीका में है एक पेलिन-डावा संधि, और ये पेलिन-डावा संधि दोस्तों ऐसे कहती है कि अफ्रीकी राष्ट्र जिनके पास यूरेनियम के भंडार हैं वो किसी ऐसे राष्ट्र को यूरेनियम नहीं बेचेंगे जिसने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो दोस्तों, इस कारण से भारत को इन अफ्रीकी राष्ट्रों से नहीं मिल पा रहा है यूरेनियम। देखिए, एनएसजी की तरफ से छूट मिल गई है, लेकिन अफ्रीकी राष्ट्रों की अलग से संधि है, क्षेत्रीय संधि है, पेलिन-डावा संधि, जिसके माध्यम से ये अफ्रीकी राष्ट्र रोक लगाकर रखते हैं और किसी भी ऐसे राष्ट्र को ये न्यूक्लियर ईंधन की आपूर्ति नहीं करते हैं, यूरेनियम की आपूर्ति नहीं करते हैं जिसने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो इस कारण वहां से भारत को यूरेनियम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर भारत को एनएसजी की सदस्यता पूरी तरह से मिल जाती है तो ये बाध्यता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इन अफ्रीकी राष्ट्रों की जो पेलिन-डावा संधि है वो इन्हें नहीं रोक पाएगी, और ये भी भारत को फिर यूरेनियम और प्रौद्योगिकी दे पाएंगे। दोस्तों, ये सारी इसके फायदे होंगे अगर भारत एनएसजी में शामिल हो जाता है। लेकिन देखिए, हमने बताया कि अभी तक इसमें शामिल नहीं हुआ है, बाकी सब में शामिल हो गया, और भविष्य में पूरी संभावना है दोस्तों भारत यहां पर शामिल हो जाएगा। दोस्तों, हमने पढ़ा कि कैसे कैसे भारत को यहां पर शामिल करना आवश्यक भी है, क्योंकि अगर ये नहीं भी देंगे तो भारत ने अपनी नई तकनीक पर थोरियम आधारित न्यूक्लियर प्लांट बनाना प्रारंभ कर दिया। थोरियम के भारत में विपुल भंडार है जो केरल की बालू में भारत को मिल जाते हैं, और उसके माध्यम से भारत आगे बढ़ जाएगा अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में। जो तीसरा चरण भारत की परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का बोला जाता है वो थोरियम आधारित न्यूक्लियर रिएक्टर है, और उन पर बहुत तेजी से भारत काम कर रहा है। तो दोस्तों, भविष्य में डिपेंडेंसी हट जाएगी, और अगर तब ये सदस्यता नहीं देते हैं तो कोई सेंस भी नहीं बनेगा इनके लिए। और इन राष्ट्रों को समझना होगा भारत जैसी महाशक्ति को ज्यादा टाइम तक नहीं बांध सकते, सदस्यता दे देंगे तो इनको अच्छा रहेगा, और भारत नहीं तो आगे बढ़ेगा, उससे ये समूह नहीं बांध सकते। और यही वजह है दोस्तों कि 3 समूहों की सदस्यता भारत को मिली है, क्योंकि उनको पता है कि अगर भारत को बांधने से भी कोई फायदा नहीं है, भारत उन सारी तकनीकों का विकास करने में सक्षम
सक्षम है और भारत को एनएसजी की भी सदस्यता इसीलिए जल्दी मिल जाएगी दोस्तों, क्योंकि उनको पता है कि भारत हर प्रकार से सक्षम है और आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी इंपोर्टेंट क्लास परमाणु से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित, जिसमें हमने भारत की परमाणु ऊर्जा नीति को भी समझा, निरस्त्रीकरण के जो बड़े प्रयास एनपीटी और सीटीबीटी के थे वो हमने समझे, और शस्त्र नियंत्रण जो समूह है इनके बारे में, निर्यात नियंत्रण समूह जो है उनके बारे में हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी दोस्तों तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगामी लेक्चर्स आपको मिलते रहें। और अपनी पढ़ाई को यथावत बनाकर रखें, बंसल टाइम कोड का यूज करके प्लस कोर्स ले लें, जिससे वहां पर आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके, और कंटिन्यू करते रहें, स्टडी करते रहें और लक्ष्य को भेदें। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।